चांद का पहरा है उसे गुजरने दो, चांद का पहरा है उसे गुजरने दो, सुबह हुई है सूरज निकलने दो। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ डेस्टिनेशन क्लासेस के निदेशक अभिजीत सर उपस्थित हैं और वो बताएंगे अपनी तमाम बातें जो आपसे शेयर करनी चाहिए, उस पर अपना पक्ष रखेंगे। तो आइए मिलते हैं अभिजीत सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि डेस्टिनेशन क्लासेस की शुरुआत आपने किस तरह से करी है? जी जरूर। उससे पहले सबसे पहले आपके इंटायर टीम केवी स्टूडियो और इसके संस्थापक डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जो कि यहाँ के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर रोशन सर जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और इस तरीके के टेक्निकल इनोवेटिव आइडिया बेगूसराय में लाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक डॉक्टर के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए सबसे पहले आपके इंटायर टीम को और डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डेस्टिनेशन क्लासेस की शुरुआत की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा मैं अपने एजुकेशन पे जाऊंगा। तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं बरौनी और बेगूसराय से ही हुई है और हमारी जो सीनियर क्लास की भी जो तैयारी हुई है, जो भी पाठन हुआ है, वो बेगूसराय से ही हुआ है। लेकिन एक मिडिल फैमिली में भी, लोअर मिडिल फैमिली के से बिलोंग करने के कारण मैं बहुत पहले ही बच्चों को पढ़ाता था, तो कहीं ना कहीं वो रुचि थी पढ़ाने की। साथ ही एक जो हमारा बैकग्राउंड था, हमारी माताजी भी टीचर रही हैं, हमारे मातृपक्ष से हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी मासी हो, हमारे मामा जी हो या हमारे नाना जी रहे हैं, सब लोग एक शिक्षा के से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी खून में था। तो मैं बहुत पहले से पढ़ने के साथ साथ मैं पढ़ाता भी था। 2010 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद एक्चुअली बहुत अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था और आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। लेकिन ऐसे ही चर्चा चलते चलते दोस्तों में चर्चा चली और पता चला यूपीएससी के बारे में कि हम लोग यूपीएससी कर सकते हैं, उसमें अगर समय दिया जाए तो हम लोग लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली चला गया और वहाँ पे दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्थान से यूपीएससी की प्रिपरेशंस भी मैंने करे। लेकिन इसी बीच काफ़ी सारे सिलेबस पे बदलाव और वो फेज जिस समय मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए गया वो काफ़ी बदलाव के फेज थे। 2010 में हमारा प्रीलिम्स चेंज हो गया, 2013 में हमारा मेंस का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। उसी बीच कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए भी मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मेरे पास है कि मैं इसी फील्ड में दे सकता हूँ। तो 2010 जो यूपीएससी का जो चेंजेस था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सपोर्ट का था, क्योंकि मैं 12th तक मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ और इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग बीच में मैंने छोड़ के तब ग्रेजुएशन हिस्ट्री से लिया था, वही यूपीएससी करने के लिए। तो मैथ्स होने के वजह से थोड़ा सा जो 2010 में यूपीएससी में जो चेंजेज आए थे, सीसेट का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें एक मैथ्स का पोर्शन था और रीजनिंग का पोर्शन था जो कि हमारा फेवरेट पोर्शन था और मैं उसमें अच्छा करता था। तो कहीं ना कहीं था कि मैं अगर इसको पढ़ाऊँ भी तो अच्छा करूँ, पढ़ूँ तो अच्छा करूँगा ही, पढ़ाऊँ तो भी अच्छा करूँ। तो मैं वहाँ से शुरुआत किया पढ़ाने का और मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला और दिल्ली से मैं गुजरात गया। गुजरात के भी कई सारे संस्थानों में पढ़ाया हूँ, गुजरात के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया हूँ, सुरेंद्र नगर, भावनगर, अहमदाबाद। फिर वहाँ से मैं राजस्थान भी गया और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे इसी में इंटरेस्ट आने लगा, मैं पढ़ाने लगा और कहीं ना कहीं एक स्कोप आने लगा कि मैं किस बैकग्राउंड से था, मुझे यहाँ तक आने में क्या क्या समस्या हुई, क्योंकि उस समय बेगूसराय में ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोई संस्थान नहीं थी। तो हम प्रिपरेशन भी साथ में कर ही रहे थे ऐसे। लेकिन 2013 में फिर से जब हम गुजरात से क्लास लेके दिल्ली लौटे तो मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय जस्ट मेंस चेंज हो गया था और कुछ आइडिया उस समय किसी को नहीं था कि ये चेंजेज क्या है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस नए इंक्लूड हुए थे जैसे एथिक्स, तो लोगों को आइडिया नहीं था उसका। तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। शुरुआत में भी कुछ गलतियाँ हुई हमसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और कुछ और करना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड हमारा टीचिंग का बन चुका था, तो हमने सोचा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के ये फैसिलिटी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँ। तो मैं 2014 में बिहार आ गया और बरौनी में द डेस्टिनेशन नाम से अपने एक मित्र के सहायता से संस्थान का नींव रखा धर्मवीर के साथ। और साथ ही साथ हमने एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया, संधान एजुकेशन नेशनल बिल्डिंग ट्रस्ट। उसमें हम लोग करते क्या थे, जो बच्चे इकोनॉमिकल रूप से पिछड़े हुए थे उनको निःशुल्क हम लोग तैयारी करवाते थे, उनको शिक्षा देते थे। इस प्रकार हमारा डेस्टिनेशन का नींव पड़ा।
फिर यही थोड़ा आगे एक साल चला तो 2015 में मुझे लगा थोड़ा सा इसको और ग्रो करना चाहिए, तो हमने बेगूसराय में भी अपने ब्रांच डाले। अभी हम लोग इसी तरीके से 3 जगह काम कर रहे हैं, बरौनी, बेगूसराय और समस्तीपुर, तीनों जगह हम काम कर रहे हैं और बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिजल्ट के मामले में मैं कहता हूँ कि शायद बेगूसराय में अच्छा देता हूँ और अच्छे जगह पे मैं अपना स्थान रखता हूँ अपनी संस्थान के साथ। तो ये हमारा सफ़र रहा डेस्टिनेशन के नींव को रखने का। सर, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और वर्तमान समय में सरकार ने सीईटी लाया है, तो उस पर आपका क्या मत है? देखिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कोई नया सिस्टम नहीं है। और दूसरा चीज़ होता क्या है, जब आप किसी चीज़ पे बोलते हैं और किसी एक टॉपिक को आप रखते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं। सीईटी के पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही हैं। जो उसका फायदा है वही उसका नुकसान भी है बच्चों के लिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों को फायदा है। तो मैं उस पर चर्चा कर दूं कि फायदा क्या है, वही फायदा बच्चों को नुकसान कैसे देगा, उस हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि जितनी भी ग्रुप बी और सी के वैकेंसी आते हैं अलग अलग, चाहे वो बैंक के हों, रेलवे को हो, एसएससी को, जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अभी तक क्या होता था, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग लेती थी। अब उन सबको कॉमन करके एक कर दिया गया है। अब जितने भी ग्रुप बी ग्रुप सी के एग्जाम्स होंगे वो उसके प्रीलिम्स जो होंगे वो सिंगल होंगे, मेंस अलग अलग होंगे और एग्जाम सिंगल होंगे। अभी तक क्या होता था, बच्चों को अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, तो इकोनॉमिकल उन पे प्रेशर पड़ता था। फिर अलग अलग एग्जाम्स पे के सेंटर पे पहुंचकर एग्जाम देना, तो उनकी समय की भी बर्बादी थी, यहाँ पे भी उनको इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ता था। तो ये उनकी बचेगी, चूंकि अब वो एक ही फॉर्म भरेंगे। दूसरा इसमें फायदा है कि बच्चों को सेंटर होम टाउन का मिलेगा, ये दूसरी फायदा है। तीसरा फायदा है कि बच्चे चूज कर सकते हैं सेंटर। अब ये फैसिलिटी है कि आपको किस सेंटर पे एग्जाम देना है वो भी चूज कर सकते हैं और किस डेट को देना ये भी चूज कर सकते हैं। खैर, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि ये फैसिलिटी उनके लिए नुकसान भी है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तीसरा फायदा है कि इसमें है क्या कि एक स्कोर आपको मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है। वो स्कोर कार्ड हमारा 3 साल तक वैलिड रहेगा। उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे हम आगे की चयन की जो प्रक्रिया होगी, मेंस होगी या इंटरव्यू होगा, उसके लिए हम लोग आगे क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो स्कोर कार्ड के बिहाफ में, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छी हैं कि आप अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, आप अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स के पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी करते थे। जितने भी एग्ज़ाम्स आते थे उसके बाद आप जस्ट तैयारी करते, आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, साल में 2 मिलेंगे, आपको चांसेस 3 साल तक आप उस स्कोर को यूज कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नुकसान है। अगर नुकसान की बात करूं, ये जो स्कोर कार्ड 3 साल वैलिड होने की बात है ये कोई नई नहीं है। अगर बैक में आप जाएंगे तो आईबीपीएस का जो पैटर्न था वो भी कमोबेश यही था कि आपको 1 साल 2 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होता था। अब ये नुकसान कैसे होता था बच्चों का, उसमें नुकसान क्या होता था कि जिन बच्चों को 60% मार्क्स आता था, 200 का पेपर होता था, 120 जिनको आता था या उससे एबव आता था वो पास माने जाते थे, उनको एक स्कोर कार्ड मिल जाया करता था। अब जिनको 125 आया उनको भी स्कोर कार्ड मिल गया। अब अलग अलग बैंक अपना अलग अलग उसके बाद मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए वैकेंसी निकालती थी। अब जो भी बैंक निकालती थी उसका होता था कि जिनका 150 मार्क्स होगा वही आइएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो वो तो 125 वाले तो ऐसे भी रह जाते थे। दूसरा बैंक निकाला 135 वाला ही आना, तो वो 120 वाला 125 वाला ऐसे भी रह जाता था। तो 2 साल बाद मालूम पड़ता था उस स्कोर कार्ड की कोई महत्व ही नहीं है। तो ये बच्चों को शायद यहाँ भी नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान हो सकता है कि जो ये सेंटर चूज वाला है, सर आज के डेट में इतने जो हो हल्ला हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, सर ये भ्रष्टाचार को अगर सरकार इस पे कमान नहीं करती है तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम। जब हमें सेंटर चुनने की आज़ादी होगी तो हम प्रयास करेंगे उस सेंटर को चुने जहां हम आराम से धांधली कर सके। ये भी बच्चों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। एक फ़ायदा लोग बताते हैं कि इकोनॉमिकल फ़ायदा, लेकिन अगर तैयारी की स्तर की बात करें तो बच्चों को यहाँ पे भी आराम नहीं है, आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए चूंकि हम लोग क्लास लेते हैं, हम लोगों को पता है बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से उनको नुकसान होगा। आप फॉर्म भरने का पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक क्या होता था बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी इस तरीके से करते थे कि उसी के आधार पर मेंस भी दे देते थे।
अब क्या समस्या है कि प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में संस्थान में जाएंगे, 10,000 12,000 रुपया देंगे, लेकिन जब उसका सेकेंड स्टेज वो देने जाएंगे, फिर से जब तैयारी करेंगे, फिर से उनको पेमेंट देना है, तो आर्थिक तो मुझे नहीं लगता कहीं से उनको लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नुकसान की अगर बात करें तो पहले बच्चों के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती थी। रेलवे की 2-3 वैकेंसी आती थी तो बच्चे वो भी जाके दे देते थे, बैंक की 2-3 आती थी वो भी दे देते थे, एसएससी की 2-3 आती थी वो भी। तो पहले बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता था 8 से 9, अब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा 2 साल में, आप 2 ही दे पाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि सपोज कीजिए आज हमारा पेपर है, किसी कारण से हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो ये रहता था चलो भाई अगला एग्जाम है मैं उसमें कर लूंगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं लक आजमाने का चांस भी कम मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा बच्चों के लिए नुकसान है। तो ये सब कुछ नुकसान हैं बच्चों को, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर बच्चे सिंसियर हैं, बच्चों ने अपने आप को झोंक रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब निगेटिव चीज़ें उन पर प्रभाव डालेगा, और इसको सकारात्मक लिया जाए तो बच्चों के लिए ये बेहतर है। सर आपने बहुत सही बताया कि सीटी में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है सर। लेकिन वर्तमान सरकार कहें तो नई शिक्षा नीति भी ला रही है और आने वाले वक्त में शायद आएगा ही, तो उस पर एक शिक्षक क्या सोच रहा है? सर देखिए, निश्चित बात है कि बदलाव किसी चीज़ का बहुत ही आवश्यक होता है और समीक्षाएं होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ये जो शिक्षा नीति है शायद बहुत विलंब से इस पर कुछ सोचा गया। आप सोचें 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आई, 86 में दूसरी आई, 2020 में तीसरी, मतलब स्वतंत्रता के बाद ये हमारा तीसरा रिफॉर्म है शिक्षा को लेकर के। मतलब हम अपने शिक्षा को किस स्थान पर रखते हैं ये देखा जाए, क्योंकि हमारा ये जो हमारे डेवलपमेंट का ये मौलिक आधार है एजुकेशन, और हम उसी को समीक्षा नहीं करते। मेरे ख्याल से तो हमें लगता है कि एजुकेशन पे प्रत्येक 5 साल पे ही समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन हमने बहुत लेट किया, लेकिन अच्छा किया। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पहले की नीति से बहुत अच्छे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए अच्छे हैं। जैसे 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर है कि अब बच्चे 6 में ही तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स को चुन सकेंगे। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ये जब हम ये तब करते थे जब हम 12th पास कर लेते थे, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता था कि हमको क्या करना है, तब हम सोचते थे चलो भाई बीटेक कर ले या फिर हम MBA कर ले, तब सोचते थे। अब हम 6 से ही ये प्लान कर सकते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, तो हम कौशल विकास का कोई कोर्स कर लेंगे, हम तकनीकी को तो 6 से कर सकते थे। हमें किसी पहले क्या होता था, हमें किसी विशेष को पढ़ना है तो वो हम 12th के बाद सेलेक्ट करते थे। अब आप उसको 9th के से ही चूज कर सकते हैं, तो आपको पढ़ने की समय अवधि ज़्यादा मिलेगी, तो आप उस पर ज़्यादा स्टडी कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपकी अच्छी है। फिर जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको हम 2035 तक 50% करने की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है कि जो शिक्षित वर्ग है उस शिक्षित वर्ग में से कितने लोग शिक्षण संस्थानों तक पहुंचते हैं, ये होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि पिछले 18-19 में मार्च 26 के लगभग था, 26% के लगभग था, जिसको 50% करने का कोशिश किया जा रहा है या उसका प्रावधान किया गया कि हमको 2035 तक 50% करना है, कि वैसे लोग जो योग्य हैं उनको शिक्षक संस्थान तक जोड़ना है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो UPSC के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? सर जब UPSC की बात करें, जो बिगनर्स हैं, जो UPSC की प्रिपरेशंस करने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम कॉमन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शुरुआत आप NCERT से कर लीजिए, कुछ नए बुक ले लीजिए और पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर जेन्युइनल देखा जाए तो बिगनर्स को भी 2 कैटेगरी में बांट करके ही गाइड किया जाए। एक वो बिगनर्स होंगे, 2 आधार होगा, एक कि वो किस क्लास से आ रहे हैं, मतलब उनकी जो योग्यता है वो क्वालिफिकेशन क्या है, उस आधार पे भी उनकी प्रिपरेशन की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके आधार पे भी UPSC की तैयारी होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉमन से हट करके भी बिगिनर्स को इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। अब अगर हम बात करें वो किस क्लास की हैं, तो या तो बच्चे इंटर में होंगे तब सोचेंगे, 11th-12th में होंगे तब सोचेंगे, या जो कि ग्रेजुएटिंग बच्चे होंगे, जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे होंगे, परसुइंग होंगे, और एक ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। ये 3 तरीके के बच्चे होंगे जो कि प्रिपरेशंस शुरू करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। तो इन तीनों की तैयारी में थोड़ी बहुत तो चेंजेज होगी। अब जो बच्चे 11th-12th में हैं, वो अगर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, वो उन्होंने अगर UPSC के बारे में सोचा है, तो कहीं ना कहीं उनको अभी तत्काल UPSC को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी एकेडमिक भी है, उसका भी उनको ख्याल रखना है, उनकी भी तैयारी करनी है, तो उतना सीरियसली नहीं ले वो बच्चे जो कि अभी 11th-12th में हैं। उनको बस ये करना चाहिए कि वो तत्काल कोई अच्छी सी नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें। रात में जो न्यूज़ देता है, मैं अभी टीवी की न्यूज़ की बात नहीं करता हूँ, जो हमारा डीडी नेशनल का होता है, जो कि यूट्यूब पे भी, हाँ, इंग्लिश भी सुन सकते हैं, हिंदी भी सुन सकते हैं, बच्चे की जैसी मतलब समझ हो उसके आधार पर तत्काल वो इस पे काम करें। धीरे धीरे उनकी समझ भी बढ़ेगी, ज़्यादा उनको अभी इस पे ध्यान नहीं देना। एक जो बच्चे होंगे जो ग्रेजुएटिंग होंगे वो भी इसी चीज को फॉलो करें, लेकिन अब वो एनसीईआरटी और भी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू कर दे। अभी वो नोट्स भी नहीं बनाए, क्योंकि जो शुरुआत ग्रेजुएशन के शुरुआत में है उनको अभी यूपीएससी का एग्जाम देने में 3 वर्ष है, और संभवतः देखा गया है कि हर एक 3 से 4 साल में सिलेबस में तब्दीली होती है। अगर वो बच्चे ज्यादा उस पर फोकस करेंगे या उसका मटेरियल बनाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आगे चल के वो मटेरियल उनके लिए किसी काम का नहीं हो। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं उनको भी यही चीज फॉलो करना। अब वो क्या कर सकते हैं, वो अपने मटेरियल को भी डेवलप करने लगे, वो लोगों से मिले, इंटरेक्ट करें, वो अपने भाषा में सुधार करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप मेंस का आंसर देते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी भाषा शैली कैसी है। तो भाषा शैली पे भी ध्यान दें, न्यूज़पेपर वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दें, न्यूज़ सुने। तो ये और कुछ एक्स्ट्रा जैसे एनसीईआरटी के अलावा भी इग्नू की बुक आती हैं या और भी जो भी टेक्स्ट बुक हैं उसके आधार पे वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो एक आधार बिगिनर्स का ये होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक होता है कि उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसी है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जिनका आर्ट सेक्शन होता है या ह्यूमैनिटी का सेक्शन होता है, और एक बच्चे होते हैं जो साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं या इंजीनियरिंग के। अब इनके भी प्रिपरेशन में डिफरेंस होना चाहिए। अब जो बच्चे आर्ट सेक्शंस के हैं वो पहले से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और यूपीएससी में 60 to 70% जो सेक्शंस क्वेश्चंस आते हैं वो इसी सेक्शंस के हैं। तो उन बच्चों को थोड़ा सा ये हेल्प करेगा। लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो उनको इनसे ताल्लुक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्शंस पे उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इन बच्चों को शुरुआत करने के लिए, जैसे हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि कहाँ से शुरू करें। तो जो आर्ट सेक्शंस के बच्चे हैं तो वो 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं या अदर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो 6 से शुरू करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। हाँ, शुरुआत करने के लिए अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी इनफ नहीं है। तो बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, किस वर्ग में हैं, उसके आधार पे उनकी प्रिपरेशंस शुरू होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यूपीएससी के प्रिपरेशंस को लेकर के, एक संशय जो होता है ऑप्शनल को लेकर के। हाँ, मैं एक चीज बता दूं अभी कि मैं अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो हमारा ऑप्शनल था, कि मैंने उस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के रूप में लिया जिसमें मेरी रुचि तनिक भी नहीं थी। ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों से यही भूल होती है। वो ये देखते हैं कि किस में ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट की संख्या देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने लोग पास कर गए, उस आधार पे वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि उनको अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होगा कि उनको पढ़ने में क्या चीज इंटरेस्ट आ रहा है। ये नहीं कि अब हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चे ज्यादा पास कर रहे हैं तो हम भी वही लेंगे, यहीं पे बच्चे धोखा खाते हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शनल के लिए भी सावधानी बरतना होगा, और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर लिए हैं उस समय आप ऑप्शनल का भी ध्यान रखिए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। सर, आप डेस्टिनेशन क्लासेस के निदेशक हैं जी, तो आने वाले समय में या करने की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि अभी का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है कि सरकारी जॉब को लेकर के उठापटक की स्थिति है। कभी आप देखेंगे न्यूज़ में ऐसा खबर आ जाता है कि अब तो सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पे जो बच्चे हैं जो अभी जस्ट 12th या 10th पास कर रहे हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो उन बच्चों के लिए निश्चित रूप से ये चीजें हैं कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। चीजें अचानक से समाप्त नहीं हो जाती, उसमें समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज प्राइवेट हो जाएगा, अब ऐसा नहीं कि वैकेंसी खत्म हो जाएगा तो उसका चयन नहीं होगा, प्राइवेट भी होगा तो चयन होगा, उसके लिए भी तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। तो आप बहुत बच्चे ये सोच करके अपना मनोबल तोड़ लेते हैं और वो बैक आ जाते हैं, तो वो भी निदान नहीं है।
वैसे बच्चे जो इन सब चीज़ों से डर रहे हैं कि वैकेंसी खत्म हो गया या फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बच्चे वो भी आप ही के लिए हो रहा है। आपको उसके लिए भी सोचना होगा कि उस चीज में आप जाने के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने एजुकेशन को कैसे दिशा दीजिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो जाता है तो उस जगह पे आप कैसे, क्या प्राइवेट में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो जीवित नहीं है, क्या उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है? उनकी भी है, लेकिन आप धैर्य खो दें ये उचित नहीं है। दूसरा, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशंस किया, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, अगर अटेम्प्ट भी देता अगर मैं पास नहीं करता तो क्या मैं असफल हूं? तो यहाँ पे लगता कि नहीं, मैं असफल नहीं हूँ। आप तब तक असफल नहीं होते हैं जब तक जो चीज़ें आपने सीखी उसका यूज आप नहीं कर पाते हैं। अगर वो चीज़ यूज हो रहा है तो आप असफल नहीं हैं। तो आप जो चीज़ सीख रहे हैं आप उसको यूटिलाइज करना अगर सीख गए तो आप सफल हैं। जरूरी नहीं कि हम जिस चीज़ की चाह के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वही चीज़ मिले तभी हम सफल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में। तो असफलता तब तक आपके डिक्शनरी में नहीं होता है जब तक आप प्रयत्न नहीं करते हैं। जिस दिन आप उस चीज़ का प्रयत्न नहीं करते हैं तब आप असफल होते हैं। तो प्रयत्न करते रहना चाहिए, इन चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए। अभी भी मैं कह दूं कि अभी भी एक न्यूज़ चल रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर का सारा वैकेंसी खत्म हो गया। लास्टली अभी वित्त मंत्रालय का एक आया है, नोट आया है कि ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। तो बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए, उनको अपने दिनचर्या में लगे रहना चाहिए। सर, आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? सर, एक तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सर का था, जो कि मैंने शुरू में ही बोला कि प्रोफेशन के साइड में आकर के, उनका जो मूल प्रोफेशन है उससे साइड में आके सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और अपने बेगूसराय जैसे जगह में तो ये तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और ख़ास करके जो युवा हैं बेगूसराय के, कई सारे युवा हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। और युवा ही नहीं, और भी जो हमारे सीनियर, हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं, अभी तक उनसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आपके माध्यम से वैसे व्यक्तित्व से भी हम लोग रूबरू हो पाते हैं। जीवन के संघर्ष में कई चीज़ें क्या होता है कि किताबी नॉलेज से आप नहीं उससे जूझ सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तित्व से आप सीख करके उससे आप जरूर लड़ सकते हैं। तो इस माध्यम से जब आपके स्टूडियो में अच्छे लोग आते हैं जो संघर्ष करके एक मुकाम तक पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी सुन करके शायद हमको लगता है कि युवाओं में एक पॉजिटिव एनर्जी जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी आप हमारी तरह शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षा हो या इस तरीके का काम हो, कहीं ना कहीं बच्चों जो भी लोग हैं उनमें व्यक्तित्व का निखार करता है। तो उसमें आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो फिर से आप सभी इंटायर टीम को, डॉक्टर रोशन सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और अतुलनीय है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे तक आए, ये मेरे लिए सौभाग्य। नहीं, ये धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें मौका दिया, अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और उम्मीद करता हूं कि लोग जब हमारी बातों को समझेंगे, जानेंगे तो उस पर अमल करेंगे। सिर्फ चीज़ों के निगेटिव या पॉजिटिव चीज़ों को देख के ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप तब बेहतर करते हैं जब उनके दोनों पहलू को देखते हैं। हम लोग हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ को सोच के काम करते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, हम ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच करके हम लोग को काम करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ इसी पे आज का हमारा ये टॉक रहा, बच्चों को कहीं फ़ायदा दें। सर, डेस्टिनेशन क्लासेस भी आगे बेहतर मुकाम पर जाए, इसी की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।